इस वजह से उसकी पत्नी दूसरी मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाती थी। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि कोई भी कैरेक्टर फालतू नहीं है, सभी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक समुद्री तट को देख पाते हैं जहां पर एक मछली तड़प रही होती है। इस मछली के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है जिसे हम फिल्म के बिल्कुल अंत में जान पाएंगे। मछली के पास एक लड़का अजीबोगरीब अंदाज में नाच रहा होता है। नाव पर बैठी एक बूढ़ी औरत मछली की तरफ भाला फेंकती है जिससे वो मछली मर जाती है। इस बूढ़ी और लड़के के बीच गहरा संबंध है जो हमें फिल्म के दौरान धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ी देर बाद हमें डब्ल्यू भाई को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे मछली के व्यापार में शामिल है। इसके साथ ही वो कई गैर कानूनी कामों में भी लिप्त है। डब्ल्यू मदन हलदार यहाँ के इलाके का एक नेता है। डब्ल्यू भाई मदन से कहता है कि मंदार और बंका को बुलाओ, मोकाई को खत्म करना होगा। इस पर मदन कहता है कि मंदार को पहले जोराबादी देने की बात हुई थी, अब इसे दे दीजिए। डब्ल्यू भाई कहता है कि मैं उसे वो देने वाला नहीं हूँ, इसीलिए तो अब तक नहीं दिया। तभी डब्ल्यू भाई का बेटा वहाँ आता है और गुस्से में शराब पीने के लिए पैसे। उसके गुस्से का कारण यह है कि उसने कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं पाया। उसका पिता हमेशा अपने कारोबार और औरतों में उलझा रहता है। मंदार डब्ल्यू भाई का दाहिना हाथ है। डब्ल्यू भाई के जितने भी गैर कानूनी कारोबार है वो सब मंदार ही संभालता है, लेकिन मंदार शारीरिक रूप से अक्षम है और इसी कारण उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते रहते हैं। यही वजह है कि मंदार की पत्नी और लैली के साथ डब्ल्यू भाई का अवैध संबंध है। मंदार इसके बारे में कुछ नहीं कहता। खैर, लैली एक रात मंदार के साथ बातचीत कर रही थी और तभी डब्ल्यू भाई का फोन आता है और वो मंदार से कहता है तेरे बचपन के दोस्त के पर निकल आए हैं, सारी बात बता देता है। इसके बाद हमें मोकाई और एक लड़के को दिखाया जाता है। जब वो लड़का वहां से चला जाता है तो मोकाई अकेला रह जाता है। तभी मंदार और बंका वहां आते हैं और मोकाई से कहते हैं चल समुद्र किनारे पैर फैलाकर शराब पिएंगे, बहुत दिनों से साथ में शराब नहीं पी है। मोकाई पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। असल में मोकाई ने उस दिन भाषण दिया था वो डब्ल्यू भाई के खिलाफ था, इसलिए डब्ल्यू भाई ने उसे मारने की योजना बनाई थी। मोकाई को बीच समंदर ले जाकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मारने से पहले मोकाई कहता है मंदार तू कितना बड़ा बेवकूफ है, जो इंसान पूरे गेलपुर का राजा बनने की ताकत रखता है वो डब्ल्यू भाई का पालतू गुलाम बना हुआ है। उसके इस बात के बावजूद मंदार अपने बचपन के दोस्त को मारकर समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ मंचा समुद्र किनारे टहलते समय किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनता है। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ मदन बाबू की छोटी बातचीत कर रही थी। असल में मंचा लाखोमणि को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो गुस्से में आकर मदन बाबू को दो चार खरी खोटी सुना देता है। डब्ल्यू भाई और मदन बाबू वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। डब्ल्यू भाई मंदार और बंका को 50,000 रुपए देता है। दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डब्ल्यू भाई के परिवार में उसकी पत्नी और बेटा भी है, गरम मिजाज का है, लेकिन उसके गुस्से का कारण यह है कि उसने कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं पाया। उसका पिता हमेशा अपने कारोबार और औरतों में उलझा रहता है। लैली के साथ डब्ल्यू भाई का अवैध संबंध है। मंदार इसके बारे में कुछ नहीं कहता। खैर, लैली एक रात मंदार के साथ बातचीत कर रही थी और तभी डब्ल्यू भाई का फोन आता है और वो मंदार से कहता है तेरे बचपन के दोस्त के पर निकल आए हैं, उसे रास्ते से हटा दे और बंका को भी साथ ले जा। के बाद हमें मोकाई और एक लड़के को दिखाया जाता है। जब वो लड़का वहां से चला जाता है तो मोकाई अकेला रह जाता है। तभी मंदार और बंका वहां आते हैं और मोकाई से कहते हैं चल समुद्र किनारे पैर फैलाकर शराब पिएंगे, बहुत दिनों से साथ में शराब नहीं पी है। मोकाई पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। असल में मोकाई ने उस दिन भाषण दिया था वो डब्ल्यू भाई के खिलाफ था, इसलिए डब्ल्यू भाई ने उसे मारने की योजना बनाई थी। मोकाई को बीच समंदर ले जाकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मारने से पहले मोकाई कहता है मंदार तू कितना बड़ा बेवकूफ है, जो इंसान पूरे गेलपुर का राजा बनने की ताकत रखता है वो डब्ल्यू भाई का पालतू गुलाम बना हुआ है। उसके इस बात के बावजूद मंदार अपने बचपन के दोस्त को मारकर समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ मंचा समुद्र किनारे टहलते समय किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनता है। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ मदन बाबू की छोटी बहन लाखोमणि फंटूस के साथ बातचीत कर रही थी। असल में मंचा लाखोमणि को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो गुस्से में आकर मदन बाबू को दो चार खरी खोटी सुना देता है। डब्ल्यू भाई और मदन बाबू वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। डब्ल्यू भाई मंदार और बंका को 50,000 रुपए देता है। दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि मजनू बूढ़ी की बात सच हो गई थी। डब्ल्यू भाई अपनी चेन उतारकर मंदार को देता है और कहता है कि इसे लैली को दे देना। उसी रात मदन बाबू मंदार को फोन करता है और कहता है कि कुछ दिनों के लिए सुताहाटी नाम की जगह पर छिप कर रहो। मदन बाबू मंदार को सुताहाटी में छिप कर रहने की सलाह देता है क्योंकि गेलपुर में एक नया ऑफिसर आ गया है। ये पुलिस अधिकारी मोकाई की हत्या के मामले में मंदार को गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए उसे छिप कर रहने को कहा जाता है। दूसरी ओर मोकाई का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब उसकी साइकिल मिलती है तो पुलिस को तुरंत जानकारी दी जाती है। नया अधिकारी मामले की जांच के लिए आता है। ये अधिकारी एक अजीब किस्म का इंसान है जिससे पैसों का कोई लालच नहीं है, लेकिन उसकी कमजोरी सिर्फ औरतें हैं। इसके बाद हम मोकाई की लाश को समुद्र किनारे पड़े हुए देख पाते हैं। यहाँ मजनू बूढ़ी का बेटा समुद्र में गोता लगाकर मोकाई की साइकिल की चाबी ढूंढ निकालता है। उधर मंदार एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है। दूसरी ओर जोरा फेरी में लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का मुख्य मुद्दा मोकाई की हत्या की उचित जांच कराना है। डब्ल्यू भाई के मछली के कारोबार में सबसे बड़ा जोड़ा फेरी केंद्र है। इसी जोड़ा फेरी में वो नया पुलिस ऑफिसर मुकद्दर और मदन बाबू बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मंशा आता है और लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। मंशा उन पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन मदन बाबू आकर उसे शांत करता है। इसी बीच सुताहाटी की एक दुकान में मंदार खाना खा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें एक कबीराज हर्बल डॉक्टर का नंबर लिखा होता है। मंदार छुपते छुपाते उस पोस्टर को निकाल लेता है क्योंकि वो अपनी शारीरिक समस्या का समाधान चाहता है। दूसरी ओर मंशा डब्ल्यू भाई के पास आकर कहता है मैं कारोबार संभालूंगा, तुमने बंका और मदन को सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए वो जब चाहे तब मेरा अपमान करते हैं। यहाँ डब्ल्यू भाई गुस्से से अपने बेटे मंशा को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद डब्ल्यू भाई जोड़ा फेरी पहुंचता है और फंटूस को जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी सौंप देता है। बंका ये खबर मंदार को देता है, जिसे सुनकर मंदार नाराज हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी उसे मिलेगा। उधर डब्ल्यू भाई घर लौटकर लैली के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी ये बात सुन लेती है। डब्ल्यू भाई की पत्नी पहले से जानती थी कि उसकी और उसकी पति डब्ल्यू भाई के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और इस पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसके बाद हमें रात की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डब्ल्यू भाई और लैली इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ लैली डब्ल्यू भाई से एक बच्चा मांगती है, लेकिन डब्ल्यू भाई इस पर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, बस बच्चा नहीं दे सकता क्योंकि मेरी भी फैमिली है। थोड़ी देर बाद लैली मंदार को फोन करती है और उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है। अगले दिन मंदार उस पोस्टर में दिए गए पते पर डॉक्टर से मिलने जाता है। इसी बीच डब्ल्यू भाई की पत्नी लैली के पास आती है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जब डब्ल्यू भाई की पत्नी चली जाती है तो मंदार लैली को फोन करके बताता है कि डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी हैं। लैली मंदार से कहती है अगर मैं कहूँ कि किसी को मार डाल तो क्या तू मार पाएगा? मंदार पूछता है क्यों, क्या हुआ? लैली कहती है तू कब आएगा? मंदार जवाब देता है कल सुबह आ जाऊंगा। इसके बाद हमें मजनू बूढ़ी के लड़के को दिखाया जाता है जो उसे बताती है कि राजा लौट रहा है। मजनू बूढ़ी पेड़ से उतरकर कहती है लौटने दे राजा को। इधर मंदार घर वापस लौट चुका होता है और इस बार वो लैली के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लैली उसे कहती है तू राजा बनेगा, डब्ल्यू भाई का दर खत्म हो चुका है, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे बच्चा दूंगी।
अगले सीन में मदन बाबू मजनू बूढ़ी फंटूस और लाखमणि की कुछ व्यक्तिगत वीडियो मंदार को भेजता है और कहता है कि मौके की हत्या के मामले को चुनाव से पहले सभी को बता देगा। वो ये भी कहता है कि अगर लोग जान जाएंगे कि मौके को किसने मारा तो कोई भी मदन बाबू को वोट नहीं देगा। मदन बाबू डब्ल्यू भाई से कहता है मंशा को कुछ दिनों के लिए नए इलाके में भेज दो, जिस पर डब्ल्यू भाई मंदार और बंका को बुलाता है क्योंकि मंशा डब्ल्यू भाई की बात नहीं मानता। डब्ल्यू भाई अपनी पत्नी से कहता है कि वो मंशा को राजी कराए। इसी बीच लैली और मंदार एकांत में समय बिता रहे होते हैं। तभी बंका आता है और मंदार को बुलाता है। लैली बंका को अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन बंका की नजर लैली पर जाती है जो कि सिर्फ पेटीकोट पहनी हुई थी। यहाँ लैली बंका को भी अपने प्यार में गिराने के लिए लुभाती है, लेकिन बंका अपनी सर नीचे कर लेता है। फिर दोनों जब डब्ल्यू भाई के घर पहुंचते हैं तो डब्ल्यू भाई मंदार को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो मंशा को सुताहाटी के घर तक पहुंचाए। डब्ल्यू भाई के कहने पर रात को मंदार और मंशा बाइक से निकल पड़ते हैं और रास्ते में एक दुकान से शराब खरीदते हैं। वहाँ मंदार की मुलाकात मुकद्दर बनर्जी से होता है और दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। इसी बीच लैली अपने घर को मोमबत्तियों से बहुत सुंदर तरीके से सजाती है। वहीं बंका लैली के बारे में सोचता रहता है। दूसरी ओर डब्ल्यू भाई लैली के पास आता है और कहता है, क्या बात है, आज तूने खुद मुझे बुलाया? लैली जवाब देती है, आज ही बुलाया, आगे से नहीं बुलाऊंगी। मंदार और मंशा फिर सुताहाटी के घर पहुंचते हैं जहाँ काम वाले की तबीयत खराब थी, इसीलिए मंदार और मंशा उसे घर भेज देते हैं। जब मंशा अपने पिता से बात करने बाहर जाता है, मंदार उसकी शराब की बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता है और थोड़ी देर बाद मंशा जब उस शराब को पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। इस बीच मंदार बैग लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपने बचपन के दोस्त मोखाई की याद आती है और वो सोचता है कि उसकी शादी में उसने कितनी मस्ती की थी। उसे ये भी याद आता है कि शुरुआत से ही डब्ल्यू भाई उसकी पत्नी पर बुरी नजर डाल रहा था। गेलपुर आते समय मंदार समुद्र के पास एक साइकिल पर चढ़कर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी समुद्र के किनारे मुकद्दर बनर्जी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। रास्ते में जब मंदार मजनू बूढ़ी के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी मुलाकात मजनू बूढ़ी से हो गई। उधर मंदार के घर में डब्ल्यू भाई बेड पर सो रहा था। जब मंदार घर आता है तो वो डब्ल्यू भाई को उसकी बीवी के साथ देख लेता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और डब्ल्यू भाई को जान से मार देता है। वहाँ डब्ल्यू भाई का ड्राइवर इंतजार कर रहा था। इस बीच डब्ल्यू भाई की पत्नी का फोन आता है और जब वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि डब्ल्यू भाई मर चुका है। ठीक उसी समय मंदार पीछे से उसका मुंह दबाकर एक गोली चला देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में डब्ल्यू भाई का डेड बॉडी समुद्र के किनारे पड़ा होता है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और लैली भी दौड़ते हुए वहाँ पहुंचती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर मुकद्दर बनर्जी भी होता है। यहाँ लैली उसे देखती है और उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। इधर बंका फंटूस को बाहर भेज देता है क्योंकि उसे जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी दी गई है। बंका को डर है कि मंदार कहीं उसे भी ना मार दे। डब्ल्यू भाई की पत्नी मदन से कहती है कि मेरे मंशा को इस इलाके में मत आने देना क्योंकि वो उग्र स्वभाव का था और चुनाव से पहले वो कोई परेशानी ना खड़ी कर दे, इसलिए उसे दूर रखा गया है। जब मदन मंशा को कॉल करता है तो मंशा की होश वापस आ जाती है। असल में मंदार ने मंशा की शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि अगर वो घर से बाहर जाए तो भी वो कोई प्रतिरोध ना कर पाए। मंदार ने मंशा को फिर से उस घर में जाकर सोने के लिए कहा। फिर मंशा मंदार को जगाकर कहता है, मंदार मेरे पिता को किसी ने मार डाला है। मंदार मंशा से कहता है, मुझे 2 दिन का समय दो, जिसने डब्ल्यू भाई को मारा है मैं उसे खुद मार दूंगा। इसी बीच बंका फंटूस को बस में चढ़ा देता है। गेलपुर के जोड़ा फेरी में काम करने वाले लोग कुछ देर के लिए मौन रखते हैं। फिलहाल जोड़ा फेरी की जिम्मेदारी मंदार को सौंप दी जाती है। यहाँ मजनू बूढ़ी की बातें सच हो जाती हैं और मंदार राजा बन जाता है। कुछ समय बाद मंदार इंस्पेक्टर मुकद्दर के पास पहुंचता है क्योंकि इंस्पेक्टर मुकद्दर ने उसे बुलाया था। मुकद्दर मंदार से कहता है कि उसे पता चल गया है कि इस हत्या को मंदार ने ही किया है। वो मंदार से रिश्वत के तौर पर लैली को मांगता है। मंदार गुस्से में आ जाता है और इंस्पेक्टर मुकद्दर से कहता है, अगर मुझे तुम्हारे पास रहकर काम करने का मौका मिलता है तो तुम्हारे लिए ये फायदेमंद होगा। घर लौटने पर मंदार लैली से ये बात कहता है। लैली गुस्से में आकर मना कर देती है। तब मंदार उसे गुस्से में कहता है, तू तो डब्ल्यू भाई के साथ रातें बिताती थी, मैंने कुछ नहीं कहा, आज मेरी बात सुन। तू चाहती थी ना कि मैं गेलपुर का राजा बनूं, तो अब मालिक की बात सुन। दिन बंका मदन बाबू को मजनू बूढ़ी के बारे में बताता है। मदन बाबू कहता है कि तो फिर हमें उससे मिलना चाहिए। रात को जब वो बाहर जाते हैं तो तब फंटूस लाखमणि की घर पर आता है। वहीं उस रात इंस्पेक्टर मुकद्दर लैली के साथ समय बिताने आता है। दूसरी ओर मंदार मजनू बूढ़ी को बुलवाने आता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। मजनू बूढ़ी का बेटा वहाँ खाना खा रहा था। मंदार उससे पूछता है, बूढ़ी कहाँ है बेटा? तो वो कहता है, बूढ़ी नहीं है, तुम कौन हो? फिर मंदार उसे कहता है, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? तो मजनू बूढ़ी का बेटा जवाब देता है, मैं सब जानता हूँ, तुम कमजोर हो, तुम राजा नहीं हो, कोई और राजा है और वो तुम्हें मार डालेगा। मंदार कहता है, कौन आएगा मुझे मारने? इस पर लड़का जवाब देता है, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा, तू जरूर मरेगा। यहाँ मंदार कहता है, मुझे कौन मारेगा? मैं पहले ही उस राक्षस को मार डालूंगा। इस पर वो लड़का कहता है, तुम नहीं मार पाओगे। मंदार फिर कहता है, बूढ़ी को बुला, नहीं तो तुझे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। मुझे कब मारेगा, ये सब कब होगा? लड़का फिर कहता है, पहले तुम्हारी बीवी तुम्हारे सिर पर चढ़ेगी और तुम पैरों तले रहोगे। ये कहकर वो दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। जब मंदार लौटता है तब बंका और मदन बाबू से मिलता है। अगले सीन में रात को फंटूस जब अपने प्रेमी से मिलने आता है तब कांस्टेबल फोन करके इंस्पेक्टर मुकद्दर को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। इंस्पेक्टर मुकद्दर ये जानकारी मंदार को देती है। उस रात डब्ल्यू भाई की ड्राइवर को मंदार ने मारा नहीं, बल्कि उसने फंटूस को मारने के लिए उस ड्राइवर को भेजा। दूसरी ओर जब मदन और बंका घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फंटूस वापस आ गई है। बंका मदन बाबू के घर से फंटूस को लेकर जब अपने घर लौट रहा था तब ड्राइवर गलती से फंटूस को मारने के बजाय बंका को मार देता है। वहीं मंदार बैठकर शराब पी रहा था। अचानक वो देखता है कि बंका उसके सामने बैठा हुआ है। मंदार डर के मारे पानी में गिर जाता है क्योंकि उससे तो ये पता था कि बंका मर चुका है, तो फिर वो यहाँ कैसे आया? असल में ये बस उसकी एक भ्रम था। दूसरी ओर लैली खून से सनी चादर को धो रही थी। डब्ल्यू भाई को मारने के बाद लैली को हेलुसिनेशन होने लगे थे जिसमें चादर पर खून के धब्बे थे। अगले सीन में डब्ल्यू भाई की पत्नी डब्ल्यू भाई की तस्वीर में अगरबत्ती अर्पित कर रही होती है, लेकिन तभी उसे गुस्सा आती है और वो अगरबत्तियों को डब्ल्यू भाई की तस्वीर की ओर फेंक देती है और भोला से कहती है कि डब्ल्यू भाई का कमरा खोल दो। वहाँ से वो डब्ल्यू भाई की पिस्तौल ले लेती है। इधर सुबह जब ड्राइवर मंदार के पास आता है तो वो देखता है कि मंदार बेहोश पड़ा हुआ है। ड्राइवर मंदार की आंखों में पानी छिड़कता है। मंदार को होश आता है और वो उठकर बैठता है। यहाँ ड्राइवर मंदार को बताता है उसको मार नहीं सका, उसके लिए वो मंदार से बहुत माफी मांगता है, लेकिन मंदार ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता और उसके पेट में बोतल तोड़कर घुसा देता है। दूसरी ओर मदन और फंटूस मंशा के घर आते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं कि उस दिन मंदार की बातें सुनकर वो घर गया था। ये सुनकर वो रोने लगते हैं और सब समझ जाते हैं कि मंदार ने ही डब्ल्यू भाई को मारा था। मंदार घर लौटा है और देखता है कि लैली वही चादर धो रही है जिस चादर में उसने डब्ल्यू भाई को मारा था। मंदार पूछता है क्या हुआ, तो लैली फिर से उस चादर को धोने लगती है और मंदार उसे डांटते हुए कहता है, क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या? लैली डरते हुए कहती है, चादर में डब्ल्यू भाई का खून का दाग नहीं जा रहा है। इस पर मंदार लैली को गले लगा लेता है। दूसरी ओर हमें मजनू बूढ़ी को दिखाई जाती है जो उसके बेटे को मार रही है क्योंकि उसने मंदार को राक्षस के बारे में बता दिया था। जब लड़का वहाँ से चला जाता है तो मजनू बुढ़िया कहती है कि इंसान से दूर रहना चाहिए। कब इंसान इंसान को खा जाए कौन जानता है, सभी इंसानों को भूख का ही दोष है, मूर्ख इंसान राक्षस होते हैं। दूसरी ओर मंदार अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है, आज मुझे मटन खाना है, जल्दी से लाओ और बहुत सारा लाओ, कबाब बनाकर खाएंगे, एकदम बढ़िया सा बनाना। इस पर लैली कहती है कि खाना अगर बढ़िया ना बना तो क्या करोगी, गोली मार दोगे? यहाँ मंदार उसे गले लगा लेता है। तभी लैली कल्पना करती है कि डब्ल्यू भाई बिस्तर पर बैठा हुआ लैली को देख रहा है और वहीं मंदार भी कल्पना कर रहा होता है कि बंका भी उसे देख रहा है। इसके बाद लैली मटन लेने चली जाती है जबकि डब्ल्यू भाई की पत्नी लैली को मरने पिस्तौल के साथ मंदार के घर आती है जहाँ पर वो मंदार
मंदार को देखती है और उसे मरने के लिए पिस्तौल निकालती है, लेकिन मंदार उसको पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। इतने दिनों तक डब्ल्यू भाई ने मंदार की पत्नी के साथ मजे लिए थे और अब मंदार उसकी बदला लेता है उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करके। यहाँ मजनू बूढ़ी का लड़का ये देख लेता है और जोर जोर से हंसने लगती है। मंदार उसे भगाने के लिए उठता है और देखता है कि लैली उसके पीछे खड़ी है। दूसरी ओर मदन बाबू की बहन इंस्पेक्टर मुकद्दर को 2 बजे आने के लिए कहती है। घर पर कोई नहीं है, इसलिए मंदार दोपहर का भोजन करती है और सो जाती है। लैली काम खत्म करती है और वो चादर लेती है जिस पर डब्ल्यू भाई की खून लगी हुई थी। इधर मंदार अपने सपनों में मरे हुए लोगों को देखती है जिससे उसकी नींद टूट जाता है। वो लैली को खोजने के लिए उठता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। तभी उसे घर के बाहर एक लड़का दिखाई देता है जो उस पर हंस रहा था। मंदार को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। यहाँ वो लड़का मंदार को समुद्री तट पर ले जाता है जहाँ पर मंदार देखती है कि नाव में एक लकड़ी पर लैली की लाश लटक रही है, जिसे देखकर मंदार की तो होश उड़ जाती है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर मुकद्दर लाखूमणि के पास आता है। मुकद्दर कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि तभी पीछे से मदन बाबू और फंटूश उसकी वीडियो बना लेते हैं। फिर उस वीडियो से मुकद्दर को ब्लैकमेल करते हैं और उसे मंदार को बुलाने के लिए कहता है। असल में मदन बाबू घर पर ही था और ये सब मदन बाबू और फंटूस का प्लान था। उन्होंने इंस्पेक्टर मुकद्दर को फंसा दिया। दूसरी ओर मंदार ने उस लड़के को पकड़ लिया और उससे पूछा मुझे कौन मारेगा। लड़का ये सुनकर हंसी में झूमने लगा। गुस्से में आकर मंदार ने लड़के के गले में एक रस्सी डाल दी और उसे पेड़ से लटका दिया। तभी वहाँ मजनू बूढ़ी लकड़ी लेकर आती है और देखती है कि उसका बेटा रस्सी से लटका हुआ है और दूसरी ओर रस्सी पकड़कर खड़ा है मंदार। मजनू बूढ़ी कहती है उसे छोड़ दे नहीं तो कल तेरा बुरा होगा। मंदार किसी की भी बात नहीं सुनता और वो लड़के को मार डालता है। मजनू बूढ़ी गुस्से में कहती है तू इंसान नहीं राक्षस है। दरअसल लड़के ने जो राक्षस की बात की थी वो मंदार को ही निशाना बनाकर कहा था। दूसरी ओर डब्ल्यू भाई की पत्नी से अपने शरीर को धो रही थी। तभी मंशा अपनी माँ की सफेद साड़ी लेने आती है ताकि उसी साड़ी से मंदार को मारा जा सके। उधर मंदार को जहाँ आने के लिए कहा गया था वहाँ वो जा रहा था। इंस्पेक्टर मुकद्दर भी वहाँ आता है। मजनू बूढ़ी एक भाला और उस लड़के की लाश लेकर चला जाता है। मंदार समुद्र के किनारे आता है और देखता है कि एक नाव पर 2 बच्चे बैठे हैं जिनके साथ लैली है। मंदार खुशी से उन्हें देखता है और लैली से बात करने लगता है। असल में वो लैली नहीं थी बल्कि लाखूमणि थी। मंदार लाखूमणि को देखकर लैली की कल्पना कर रहा था। ठीक तभी पीछे से फंटूश और मंशा आकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो मंदार के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई एक भाला फेंकता है जो कि मंदार के गले में घुस जाता है और उसे मार देता है, ठीक वैसे जैसे उसने डब्ल्यू भाई को मारा था। यहाँ आपको याद दिला दूं कि मंदार की मौत ठीक उसी तरह से होता है जैसा हमने फिल्म के शुरुआत में मछली को मरते हुए देखा था और तब भी मजनू बूढ़ी ने भाला फेंकी थी और यहाँ भी मजनू बूढ़ी ने ही भाला फेंका। तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि वो प्रेडेटर अपने आप को कैसे बचाता है और कैसे अपने आप को पावरफुल प्रूव करता है। ये स्टोरी काफी मजेदार होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। नाउ मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर योद्धा रहा करते थे। अब हमें योद्धा डेक और उसके भाई को दिखाया जाता है। इन दोनों में काफी भयानक फाइट हो रही थी क्योंकि डेक एक कमजोर योद्धा था और उसका भाई उसे मारने आया था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। थोड़ी देर में उन दोनों के फादर वहाँ पर आते हैं। वो डेक के भाई को उसे मारने का बोलते हैं, लेकिन डेक अपने भाई को गेना नामक प्लेनेट पे भेज देता है जिससे उसके फादर डेक की जगह उसे मार देते हैं। अब डेक को अपने आप को पावरफुल साबित करने के साथ ही उसके पापा से बदला भी लेना था। अब डेक की क्रैश लैंडिंग होती है गेना प्लेनेट पर। गेना एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर डेंजरस मॉन्स्टर्स और जहरीले पेड़ और पौधे हुआ करते हैं जो कि इस प्लेनेट पे किसी को भी सर्वाइव नहीं करने देते। डेक को इस प्लेनेट पर एक इमॉर्टल मॉन्स्टर को मारना था जिसका नाम कलिस्क होता है। डेक कई सारी मुश्किलों का सामना करके एक जगह पहुंचता है जहाँ पर उसे थिया नामक एक सिंथेटिक मिलती है जिसको एक क्रिएचर ने बांधा हुआ था। वो डेक को अपने आप को खोलने को बोलती है। थिया और उसकी टीम भी इस प्लेनेट पर कलिस्क को मारने आई थी, लेकिन कलिस्क से लड़ाई के दौरान उसकी टीम उससे बिछड़ गई और कलिस्क ने उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। डेक उसे वहां से निकालता है और वो डेक को अपने साथ ले जाने का बोलती है क्योंकि उसको उसके पैर चाहिए थे। और डेक को कलिस्क के पास ले जाने का वादा करती है और बदले में उसके पैर की डील करती है। अब ये लोग कलिस्क को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं। डेक थिया को एक टूल मान रहा था क्योंकि वो एक सिंथेटिक थी। अब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं और इन्हें एक छोटा सा क्रिएचर दिखता है जो कि काफी क्यूट था। इतने में इन पे एक क्रिएचर हमला कर देता है जिससे डेक बहुत ही बहादुरी से 2 हिस्सों में काट देता है। थिया डेक की फाइटिंग स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। इतने में एक और क्रिएचर आकर उस छोटे से क्रिएचर पर हमला कर देता है जिससे थिया डेक को उसे बचाने को बोलती है। डेक उस क्रिएचर को बचा लेता है जिस वजह से वो इनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन योद्धा कभी भी क्लेन में काम नहीं करते, मतलब कि वो अकेले लड़ते हैं और योद्धा के हिसाब से सेंसिटिवनेस वीकनेस है। अब हमें थिया की टीम मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम टेसा होता है। थिया और टेसा एक ऐसे सिंथेटिक थे जो कि ह्यूमंस की तरह सोचते थे, मतलब कि उनमें इमोशन सेंस वगैरह सब कुछ था। इधर टेसा को पता चलता है कि थिया अभी भी जिंदा है और वो एक योद्धा के साथ है। अब टेसा अपनी टीम के साथ इन दोनों की तरफ निकल जाती है जिन्हें इन्हें रास्ते में डेक की स्पेसशिप मिलती है जहाँ पर उसे योद्धा के वेपन्स मिलते हैं। वो एक छोटे से वेपन को अपने साथ ले लेती है। इधर हमें थिया और डेक को दिखाया जाता है। थिया डेक को बताती है कि अल्फा हमेशा क्लेन में काम करते हैं और वो उसे अल्फा की तरह सोचने को सिखाती है क्योंकि योद्धा इमोशंस को वीकनेस मानते हैं। वो छोटा सा क्रिएचर डेक पे थूक कर अपनी क्लेन में शामिल करता है, लेकिन डेक अभी भी इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। थिया डेक को बताती है कि अल्फा किसी को मारते नहीं है और वो हमेशा अपनी टीम की रक्षा करता है, लेकिन डेक उसे बोलता है कि मैं अल्फा तो बनूंगा लेकिन हंटर अल्फा, यानी कि डेक शिकार करना कभी नहीं छोड़ेगा। अब ये दोनों एक नदी के किनारे रुकते हैं जहाँ पर थिया डेक को बताती है कि कलिस्क यहीं पर पानी पीता है। अब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, इन्हें थिया के पैर मिल जाते हैं। थिया डेक को लेकर अपने बेस पर आती है जहाँ पर वो अपने आप को और अपने पैर को रिपेयर करती है, लेकिन इतने में यहाँ पर कलिस्क आ जाता है जिसका डेक काफी बहादुरी से सामना करता है और उसका सर काट देता है। लेकिन जैसा कि हमको पता है कलिस्क इमॉर्टल है जिससे उसको मारना नामुमकिन है, लेकिन डेक हार नहीं मान, वो उससे जी जान से लड़ता है। इतने में थिया की दोस्त टेसा अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाती है। वो डेक के वेपन से कलिस्क को डेक को फ्रीज कर देती है और इन दोनों को कैद कर लेती है। थिया टेसा से मिलकर काफी खुश होती है, लेकिन टेसा डेक पर रिसर्च करना चाहती थी और लास्ट में उसे मार देना चाहती थी। लेकिन अब थिया और डेक दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे जिस वजह से वो टेसा को डेक को हार्म करने से मना बोलती है। लेकिन टेसा बोलती है कि हमें मदर ने सबसे अलग इसलिए बनाया है क्योंकि हम अपने इमोशन से क्रिएचर के बारे में जान सके। वो डेक को कैद करके उस पर रिसर्च करना चालू कर देती है। थिया ने डेक को पहले ही बोला था कि योद्धा को मारना इंपॉसिबल है और उसे इस प्लेनेट से वापस चले जाने को बोला था, लेकिन डेक को किसी भी हालत में कलिस्क का शिकार करना था। टेसा को सिंथेटिक को डेक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बोलती है। यहाँ थिया अपना दिमाग लगाकर डेक से इंफॉर्मेशन निकालती है और इसी दौरान उसे यहाँ से आजाद कर देती है। अब टेसा थिया को डीएक्टिवेट कर देती है। अब डेक भी थिया को बचाना चाहता था क्योंकि थिया ने उसकी मदद की थी। अब वो एक अल्फा की तरह सोच रहा था, मतलब कि अपनी टीम के बारे में सोच रहा था, लेकिन डेक के पास अभी कोई भी वेपन्स नहीं थे। उसके सारे वेपन्स उन लोगों ने ले लिए थे। अब डेक गेना प्लेनेट के इसी एनवायरमेंट का यूज करके कुछ डेंजरस वेपन्स बनाता है ताकि वो थिया को उन लोगों से बचा सके। डेक प्लांट्स, पॉइजन और छोटे क्रिएचर्स को यूज करता है। अब डेक थोड़ा आगे जाता है और उसे फिर से वही छोटा सा क्रिएचर दिखता है जिसको लास्ट टाइम डेक ने पीछे छोड़ दिया था क्योंकि उस वक्त वो अल्फा की तरह नहीं सोचता था। अब डेक को पता चलता है कि वो छोटा मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि कलिस्क का ही बेटा है, मतलब कि कलिस्क उस छोटे से मॉन्स्टर की मां थी। अब ये दोनों मिलकर उनके बेस पर हमला कर देते हैं ताकि ये थिया और कलिस्क मॉन्स्टर दोनों को उनके चंगुल से निकाल सके। इधर हमें डेक की काफी अच्छी फाइट दिखाई जाती है जो कि सारे सिंथेटिक को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। इधर थिया के पैर थिया तक पहुंच चुके थे, वो सारे सिंथेटिक को मारकर थिया से जुड़ जाते हैं। अब थिया भी आजाद हो चुकी थी। अब डेक और थिया दोनों मिलते हैं। थिया डेक को बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा था, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। वो थिया को उस मॉन्स्टर को आजाद करने का बोलता है और अकेला ही टेसा से लड़ने चला जाता है। इधर हमें टेसा और इन दोनों की काफी अच्छी फाइट दिखाई जाती है, लेकिन टेसा डेक पर भारी पड़ रही थी क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मर जैसी मशीन को यूज करके उससे लड़ रही
रही थी। इतने में थिया इधर कलिस मॉन्स्टर को भी आजाद कर देती है। अब कलिस का आकर टेसा को निगल लेता है, लेकिन इतने में टेसा कलिस को मारकर उसके अंदर से बाहर निकलती है। थिया टेसा को अपनी सिस्टर की तरह मानती थी, लेकिन टेसा ही उसके जान के पीछे पड़ी थी। टेसा थिया पर हमला कर देती है और वो उसे मारने वाली होती है। इतने में डेक आकर उसे बचा लेता है और टेसा को मार देता है। अब डेक अपना अधूरा काम करने के लिए फिर से योजा प्लेनेट पर जाता है, मतलब कि अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए। अब डेक पूरी तरह से तैयार था। हमें डेक और उसके फादर की फाइट दिखाई जाती है, जो कि काफी मजेदार थी। अब डेक अपने पिता को ऐसे ही मारता है जैसे कि उसके पिता ने उसके भाई को मारा था। यहाँ पर वो छोटा सा मॉन्स्टर और थिया भी आ जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर भी काफी बड़ा हो गया था और इतने में यहाँ पर एक और स्पेसशिप आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस स्पेसशिप में और कोई नहीं बल्कि डेक की माँ है, मतलब कि अब उसकी माँ उससे बदला लेगी।